नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून पहुंचे, जहां पर शौर्य स्थल पर पहुंचे वो और उन्होंने सेना के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यहां पर 2 मिनट का मौन रखा और सेना के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी है। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज देहरादून पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने शौर्य स्थल का उद्घाटन किया और सेना के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो भी इस समारोह में मौजूद रहे। सीडीएस अनिल चौहान भी इस समारोह में मौजूद रहे और सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर वीर जवानों को, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज देहरादून पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और शौर्य स्थल का उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। सीडीएस अनिल चौहान भी इस समारोह में मौजूद थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर मौजूद थे और उन्होंने 2 मिनट का मौन रखकर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो देहरादून में सुरक्षा बलों के शौर्य दिवस पर आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य स्थल का उद्घाटन किया और सेना के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पुष्कर सिंह धामी यहां पर मौजूद थे और उन्होंने भी 2 मिनट का मौन रखकर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज बागेश्वर जाएंगे, जहां पर उत्तरायणी मेले का उद्घाटन करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी कई विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज बागेश्वर जाएंगे, जहां पर उत्तरायणी मेले का उद्घाटन किया जाएगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा और कई योजनाओं का यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी सीएम धामी मुलाकात करेंगे। मुलाकात टनकपुर के शारदा घाट में संध्याकालीन आरती का शुभारंभ भी करने वाले हैं आज सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिसके लिए वो बागेश्वर जाएंगे। कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद शारदा घाट पर संध्याकालीन आरती में भी शामिल होंगे। इस आरती का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। तो टनकपुर के शारदा घाट पर संध्याकालीन आरती होती है और इसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। बागेश्वर जाएंगे, उत्तरायणी मेले का उद्घाटन करने वाले हैं आज सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और इसके बाद टनकपुर के शारदा घाट पर होने वाली संध्याकालीन आरती में शामिल होंगे। इस आरती का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं आज। आपको बता दें, बागेश्वर में हर साल उत्तरायणी मेला लगता है। इस बार भी मेला भव्य तरीके से लगाया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। वो बागेश्वर पहुंचेंगे और यहां पर शाम को शारदा घाट पर होने वाली संध्याकालीन आरती में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। इसके अलावा बागेश्वर को कई विकास योजनाओं की वो सौगात भी देंगे। विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम प्रस्तावित है और इस मुलाकात के बाद टनकपुर के शारदा घाट पहुंचेंगे सीएम धामी, जहां पर संध्याकालीन आरती में वो शामिल होंगे। इस आरती का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जोशीमठ इस समय आपदा के संकट से जूझ रहा है और जोशीमठ पर इसरो की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है। सेना के हेलीपैड, नरसिंह मंदिर समेत पूरे शहर को संवेदनशील माना है। इसरो ने 2022 के मुकाबले जनवरी 2023 में तेजी से जोशीमठ में भूधसाव हुआ है। रिपोर्ट में यह कहा गया है जोशीमठ में 9 महीने में करीब
14.3 सेंटीमीटर जमीन धसी है। रिपोर्ट में ये कहा गया है 12 दिनों में धंसाव की रफ्तार 264% तेज हुई है, जिसके बाद हालात इस वक्त चिंताजनक बने हुए हैं। जोशीमठ में इसरो ने कार्टोसैट 2S सैटेलाइट से ये तस्वीरें ली थी और इन तस्वीरों के बाद सर्वे किया गया, जिसके बाद ये बड़ा खुलासा किया गया है इसरो की तरफ से। जोशीमठ को लेकर इसरो ने कार्टोसैट 2S सैटेलाइट से जोशीमठ की तस्वीरें ली थी आपदा के बाद। तो जोशीमठ पर इसरो की रिपोर्ट अब सार्वजनिक हुई है। बड़ा खुलासा किया है इसरो ने। सेना के हेलीपैड, नरसिंह मंदिर समेत पूरे शहर को संवेदनशील माना गया है इस रिपोर्ट में। 2022 के मुकाबले जनवरी 2023 में तेजी से जोशीमठ में भूधसाव हुआ है। रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। जोशीमठ में 9 महीने में करीब 14.3 सेंटीमीटर जमीन धसी है। इसरो की इस रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। 12 दिनों में धसाव की रफ्तार 264% तेज हुई है और इसके बाद जोशीमठ में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। इसरो ने ये इसरो की जो ये रिपोर्ट है वो सार्वजनिक हुई है। इसरो ने कार्टोसैट 2S सैटेलाइट से जोशीमठ की ये तस्वीरें ली थी, जिसके बाद रिपोर्ट में इन बातों का खुलासा हुआ है। जोशीमठ पर हालात चिंताजनक बने हुए हैं। इसरो ने भी अपनी रिपोर्ट में माना है कि जोशीमठ में जो अभी हालात हैं वो चिंताजनक है। 2022 के मुकाबले जनवरी 2023 में जोशीमठ में तेजी से भूधसाव हुआ है। 14.3 सेंटीमीटर जमीन धसी है पिछले 9 महीने में जोशीमठ में। वहीं जोशीमठ में भूधसाव से पहाड़ों की रेल पटरी भी दरकने लगी है। अब पीपल कोटी तक ही ट्रेन जाएगी। रेलवे ने यह फैसला लिया है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के दूसरे चरण के लिए पीपल कोटी तक सर्वे होगा। पहले ये सर्वे जोशीमठ तक होना था। पहले चरण में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक का काम पूरा होगा। तो बड़ा फैसला रेलवे की तरफ से लिया गया है और जोशीमठ में इस समय जो संकट आया है भूधसाव का, उसको लेकर उसका जो असर है अब रेल व्यवस्था पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। रेल की पटरियां दरकने लगी हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। अभय, जोशीमठ में भूधसाव से अब पहाड़ों पर रेल व्यवस्था पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। रेल की पटरियां दरकने लगी हैं और अब फैसला लिया गया है कि जो ट्रेनें हैं वो पीपल कोटी तक ही जाएगी। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि रेलवे बोर्ड का एक बड़ा निर्णय है, जिसमें ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को लेकर अब रेलवे विभाग ने बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया। जो रेल मार्ग का सर्वे जोशीमठ तक किया जाना था, उस सर्वे को अब घटाकर पीपल कोटी तक किया जाएगा और ये कहा जा सकता है कि इसमें जो चरणबद्ध तरीके से काम होंगे उसमें पूरा वैज्ञानिक जो सर्वे होगा उसको करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। जोशीमठ में अभी तक ये कह सकते हैं कि बड़ा खुशी की लहर थी कि जोशीमठ तक ये सर्वे का काम तीसरे चरण में रेलवे की तरफ से किया जाएगा। लेकिन अब जिस प्रकार से जोशीमठ में भूधसाव की घटना सामने आई है, जिस प्रकार से वहाँ जमीन धंसने की सामने आई है, तो उसको देखते हुए ये रेलवे बोर्ड का बड़ा निर्णय और अब सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो रेल की पटरियों को बिछाने का जो सर्वे जोशीमठ तक होना था उसको पीछे करने का काम यहाँ पर किया गया। और सिर्फ पीपल कोटी तक यानी जोशीमठ से पहले जो जगह है पीपल कोटी, जिसको ये कह सकते हैं कि विस्थापितों के लिए पुनर्वास करने के लिए भी ये जगह चिन्हित की गई है, सिर्फ वहीं तक एक इसका रेल लाइन का सर्वे करने के लिए कहा गया है। और उसमें भी ये कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिकों की जो भू वैज्ञानिकों की जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट का इंतजार रेलवे विभाग की तरफ से वहाँ पर किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार से निकट भविष्य में रेल के लेकर कोई खतरा वहाँ पर ना हो। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जोशीमठ की भूधसाव की जो घटना थी वो रेलवे विभाग ने उस पर अपना निर्णय यहाँ पर लिया और अब ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का जो सर्वे का जो काम जोशीमठ होना था उसे सिर्फ पीपल कोटी तक सीमित रखा है। जी अभय, जोशीमठ में इस समय लोग भूधसाव को लेकर दहशत में हैं। ऐसे में रेलवे की तरफ से सर्वे किया गया है। पहले चरण का जो सर्वे है वो पूरा हो गया। दूसरे चरण का जो सर्वे होना है वो पहले जोशीमठ तक होना था, लेकिन अब उसको ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के दूसरे चरण तक सीमित कर दिया गया है। पीपल कोटी तक ही सीमित कर दिया गया है। लोगों के लिए इससे कितना उनके लिए राहत मिलेगी या उनके लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है आवागमन के लिए या शिफ्टिंग के लिए? बिल्कुल, इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से जोशीमठ को लेकर इस समय जो घटनाएं सामने आ रही है वहाँ पर
भूदशाओं की जो घटनाएं वहां पर हो रही है, सरकार वहां से लोगों को विस्थापित करने का जो काम वहां पर कर रही है, तो उसी के बाबत ये रेलवे बोर्ड का बड़ा निर्णय है। और ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो रेलवे के जो बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन प्रोजेक्टों के लिहाज से भी बड़ा काम उसे समझा जा सकता है, क्योंकि सरकार इस रूप में यहाँ पर समझ सकती है कि जो काम यहाँ पर होने उस कामों में जनता का हित सर्वोपरि होता है। और ऐसे में सरकार जो चाहती है कि जो काम विकास के यहाँ पर हो, खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, तो बेहतर तरीके से यहाँ पर हो। तो उन सब चीजों के लिहाज से जरूरी था कि जो रेलवे का जो सर्वे है वो सर्वे में उन सब चीजों की पुष्टि यहाँ पर हो। तो यही वजह है कि जोशीमठ के इस भूधसाव की घटना के बाद अब पीपल कोटी तक की रेल लाइन का सर्वे यहाँ पर किया जाएगा। जी अभय बने रहिए हमारे साथ, हम एक और अपडेट दर्शकों को दे देते हैं। वहीं पटवारी लेखपाल भर्ती का पेपर लीक होने के बाद आयोग असमंजस में है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट रोका गया है। 22 जनवरी को होने वाली फॉरेस्ट गार्ड भर्ती पर भी संशय बना हुआ है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। पटवारी लेखपाल भर्ती का पेपर लीक होने के बाद आयोग असमंजस की स्थिति में है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट रोका गया है। 22 जनवरी को होने वाली फॉरेस्ट गार्ड भर्ती पर भी अब संशय बना हुआ है कि जो परीक्षा है इसको कराई जाए या ना कराई जाए। 18 दिसंबर को पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में लिखित परीक्षा की गई थी। आयोजन लोक सेवा आयोग ने एसटीएफ को पत्र भेजकर पूछा क्या पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में जांच गतिमान है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की 8 जनवरी को पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ था जो लीक हो गया था। पेपर आयोग के ही एक अति गोपनीय विभाग के अनुभाग अधिकारी पर पत्नी के साथ मिलकर पेपर को लीक करने का आरोप लगा है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़े हुए हैं। अभय, उत्तराखंड में एक के बाद एक जो भर्ती परीक्षाएं के पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार की कार्यशैली पर बड़े सवाल उठ रहे हैं और फिर से लोक सेवा आयोग भी बाकी जो अगली परीक्षाएं हैं उसको लेकर संशय में है कि परीक्षाएं कराई जाए या ना कराई जाए। यहां पर युवाओं के भविष्य के साथ एक बड़ा खेल हुआ है। बिल्कुल ये समझा जा सकता है कि जो पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा में जो बड़ा घोटाला यहाँ पर उजागर हुआ, जिसमें कई ये कह सकते हैं कि आरोपियों को पकड़ने का काम एसटीएफ की तरफ से किया जाता, तो उसके बाद ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अब असमंजस की स्थिति में यहाँ पर आ चुका है कि जो आने वाली जो भर्ती परीक्षा है उनको लेकर किस प्रकार से अभ्यर्थियों के मन में जो नकल का जो भय बना हुआ उसको कैसे दूर किया जा सकता है। क्योंकि अभी कह सकते हैं कि जो पिछले दिनों 18 दिसंबर को जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के जो लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी उसको लेकर भी एसटीएफ के पास लोक सेवा आयोग का पत्र यहाँ पर आया, जिसमें कहा गया कि अगर इस भर्ती परीक्षा में भी किसी प्रकार की कोई धांधली अगर नहीं हुई है तो क्या उसको लेकर क्लैरिफिकेशन जो जारी होना है क्या वो कर दिया जाए, उसके बाद ही उसका रिजल्ट जारी होगा। इसके अलावा जो 22 जनवरी को जो फॉरेस्ट भर्ती गार्ड की जो भर्ती परीक्षा यहाँ पर होनी है उसको लेकर भी एसटीएफ से यहाँ पर पूछा गया है क्या उस परीक्षा में भी किसी प्रकार की कोई धांधली की आशंका तो नहीं है। अगर धांधली की आशंका बनती है तो फिर उन भर्ती परीक्षाओं को रोकने का काम आयोग की तरफ से किया जाएगा। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो नकल माफिया लगातार उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं को प्रभावित करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, उसको लेकर आयोग बड़ी असमंजस की स्थिति में। ऐसे में एसटीएफ के बिना परमिशन यानी बिना एसटीएफ के क्लियरेंस के अब इस समय भर्ती परीक्षाओं को आयोग की तरफ से संचालित नहीं किया जाएगा। तो अब इंतजार यही है कि अगर एसटीएफ की तरफ से उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के यहाँ पर क्लीन चिट दी जाती है तो फिर उसका जो लिखित परिणाम भर्ती परीक्षा का जो लिखित परिणाम है वो आयोग की तरफ से जारी किया जाएगा। इसके अलावा जो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा है उस पर भी अगर एसटीएफ अपना क्लियरेंस यहाँ पर देती है, क्लीन चिट यहाँ पर देती है तो फिर उस भर्ती परीक्षा को आयोजित किया जाएगा, आयोग की तरफ से किया जाएगा। बिल्कुल अभय, लगातार उत्तराखंड सरकार भर्ती परीक्षाओं को लेकर सवालों के घेरे में है और कोई भी संतोषजनक जवाब अभी तक सरकार की तरफ से भी नहीं मिला है इन भर्ती परीक्षाओं को लेकर कि आखिर क्यों बार बार जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें इस तरीके की समस्याएं पैदा हो रही हैं, पेपर लीक हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। वहीं जोशीमठ में आपदा प्रभावितों के पुनर्वास और राहत पैकेज को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए। विशेष कैबिनेट बैठक में जोशीमठ के भविष्य को लेकर रोड मैप जारी किया गया। सरकार की कवायद नई टिहरी की तर्ज पर नया जोशीमठ बसाने की है। ये रिपोर्ट देखिए। राहत का मरहम लगाने के लिए शुक्रवार को थामी कैबिनेट बैठी।
जिसके बाद सरकार ने तमाम बड़े फैसले किए। जोशीमठ संकट को लेकर धामी सरकार ने त्रासदी और प्रभावित आवाम को ध्यान में रखकर जो फैसले लिए गए, आइए जरा उन पर नजर दौड़ा लेते हैं। सरकार ने जो अहम फैसले लिए हैं उनमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि 45 करोड़ की आर्थिक सहायता को मंजूरी दी जाएगी। साथ ही धामी कैबिनेट ने नया जोशीमठ बनाने के लिए 5 जगहों को चिन्हित किया है। ये फैसला लिया गया है कि 1000 की किराए की राशि बढ़ाई जाए, यानी कि जो राशि पहले 4000 थी अब उसकी जगह 5000 रुपए किराए की रकम की गई है। मगर आपको बता दें कि सिर्फ मकान मालिक के लिए बढ़ाया हुआ किराया है। वहीं इसके साथ साथ राहत शिविर में रहने वालों को 450 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। इतना ही नहीं, विस्थापन के लिए 15000 रुपए प्रति पशु दिए जाने का फैसला किया गया है। जो किराया हम दे रहे थे, जैसे विस्थापित लोग जो किराए पर कहीं रह रहे हैं, पहले 4000 था, उसको माननीय कैबिनेट ने 5000 करने का निर्णय लिया। इंटरिम रूप से अगर कहीं और ज़्यादा किराया लगता है तो कैबिनेट माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है कि अगर राजा कहीं और ज़्यादा किराए पर लेने की आवश्यकता पड़ती है तो माननीय कैबिनेट माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर निर्णय लेंगे। राहत शिविर हमने तय किए हैं, होटल, होम स्टेज और गेस्ट हाउसेज। उसमें एक हम मानक तय कर रहे हैं, या तो उनका वास्तविक जो रेंट है, किराया है प्रतिदिन प्रति कमरा, वो या फिर 950 रुपये अधिकतम, वो हम जिलाधिकारी को अधिकृत कर रहे हैं। इतने तक वो वास्तविक या फिर 950 रुपये अधिकतम। इसके अलावा जो सहायता राशि, जो पैकेज बनना है, वो डैमेज असेसमेंट और सर्वे करके कौन पैसे लेना चाहते हैं, कौन घर चाहते हैं, उसके बाद ये पैकेज सरकार उस पर निर्णय लेगी। वहीं उसके साथ साथ धामी कैबिनेट ने जो बड़े फैसले किए हैं उसमें नवंबर महीने से 6 महीने के लिए बिजली और पानी के बिल माफ करने के साथ साथ एक परिवार से 2 लोगों को मनरेगा में काम दिलाने का ऐलान भी किया है। साथ ही जानवरों के लिए भी सरकार ने ऐलान किया है, प्रति जानवर 15000 रुपए देने का जिक्र धामी सरकार कर रही है। साथ ही ये भी ऐलान किया गया है कि सभी मंत्री 1 महीने की सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। जो भी व्यक्ति, जो भी परिवार विस्थापित हो रहा है, उसके लिए उस परिवार के 2 व्यक्ति को मनरेगा की दर पे हम मजदूरी देंगे। विस्थापन के लिए 15000 रुपये प्रति जानवर हम देंगे और उनके पोषण के लिए 80 रुपया प्रतिदिन, और बड़े पशु के लिए और छोटे पशु के लिए 45 रुपया प्रतिदिन। ये आपदा प्रबंधन की तरफ से तत्काल लागू किया जाए। इसके अलावा अब ये था कि कई लोग जो विस्थापित हो रहे हैं उनकी बिजली बिल आते हैं, तो बिजली और पानी के बिल नवंबर माह से 6 महीने तक के लिए माफ कर दिया गया। वैसे तो कैबिनेट के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये भी थी कि नया जोशीमठ कहां बसाया जाए। बकायदा इसके लिए कैबिनेट में चिंतन हुआ, जिसमें 5 जगहों को चिन्हित करने की बात सामने आ रही है। वो जगह हैं पीपल कोटी, गौचर, ढाक, कोटी फार्म, सेलांग। तो जमीनें चिन्हित की गई थी लोगों को विस्थापित करने के संबंध में। उसमें पहले कोटी फार्म, पीपल कोटी, गौचर का नाम था। 2 जगह और देखे गए हैं, गौख, सेलंग और ढाक। ये 5 जगहों पे कैबिनेट ने सर्वेक्षण करने के कोटी फार्म, पीपल कोटी, गौचर 3 हो गए, चौथा गौख, सेलंग, 5वां ढाक जोशीमठ के पास। यानी धामी सरकार की कोशिश मरहम लगाने की है, मगर क्या ये मरहम उस दर्द को कम कर पाएगा जिस जख्म से जोशीमठ की आवाम तड़प रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख करते हैं। हल्द्वानी में जोशीमठ को सुरक्षित रखने के लिए शिव मंदिर में हवन पूजन किया गया। एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था द्वारा सनातन धर्म के पौराणिक स्थल जोशीमठ में आ रही आपदा के मद्देनजर स्थानीय लोगों ने प्राचीन शिव मंदिर में हवन कर जोशीमठ को आपदा से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की है। तो जोशीमठ के लिए हवन और यज्ञ किया जा रहा है। उत्तराखंड में सामाजिक संस्थाओं द्वारा हर कोई जोशीमठ को बचाने की भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि जोशीमठ पर जो संकट आया है वो जल्द से जल्द उबर जाए और लोगों को नुकसान ना पहुंचे, ज़्यादा उन्हें कुछ नुकसान ना हो। भगवान से प्रार्थना की जा रही है।
एक समाज श्रेष्ठ समाज द्वारा जोशीमठ को बचाने के लिए हवन और पूजन किया गया और ईश्वर से प्रार्थना की गई। रखने के लिए हवन कर भगवान की शरण में आए हैं, क्योंकि जोशीमठ में जो आपदा आई वो बहुत ही चिंताजनक है। इसलिए हमने भगवान से ये प्रार्थना की है कि जोशीमठ को आपदा से मुक्ति दिलाएं और उसको हमेशा सुरक्षित रखें और प्रगति उन्नति के मार्ग पर जोशीमठ को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि जोशीमठ बहुत ही सुंदर जगह है, उत्तराखंड की पवित्र धरोहर है और उसमें जो इस तरह की प्राकृतिक आपदा आई है बहुत ही चिंताजनक है। हम भगवान की शरण में आकर यही प्रार्थना करते हैं कि जोशीमठ को हमेशा सुरक्षित। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री ने देहरादून में सोल ऑफ स्टील एल्पाइन चैलेंज का उद्घाटन किया। भारतीय सेना और क्ला ग्लोबल की अपनी तरह की एडवेंचर स्पोर्ट्स में संयुक्त पहल है। भारतीय सेना की सबसे पुरानी ब्रिगेड आईबेक्स ब्रिगेड और वेटरन द्वारा शुरू किया गया स्टार्टअप क्ला ग्लोबल की शुरुआत 2019 में सोल ऑफ स्टील एल्पाइन चैलेंज का आयोजन करने के लिए आर्मी एडवेंचर विंग के बैनर तले एक साथ किया गया है। सेना जरूरत पड़ने पर पहुंच, अनुमति और आकस्मिक सहायता के संदर्भ में SOS के लिए क्लॉ को सहायता प्रदान करेगी। क्लॉ भारतीय सेना द्वारा निर्धारित सभी शर्तों के अनुसार इस चैलेंज की योजना बनाएगा और उसे चलाएगा। तो देहरादून में सोल ऑफ स्टील एल्पाइन चैलेंज का उद्घाटन किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। वहीं देहरादून के घनसाली के पूर्व विधायक भीमलाल ने विरोध जताया है। सवर्ण युवकों द्वारा बेदर्दी से पिटाई करने का विरोध जताया है। विधायक ने घनसाली के जो पूर्व विधायक हैं भीमलाल, उन्होंने सवर्ण युवकों द्वारा बेदर्दी से पिटाई करने पर विरोध जताया है। आपको बता दें, आयुष अनुसूचित जाति का एक युवक आयुष मंदिर में घुस गया था, जिसके बाद उसकी पिटाई की गई। ग्राम सालरा बैनोल निवासी आयुष की पहले पिटाई की गई, फिर आरोप है कि उसको कोयले से भी दागा गया। दून अस्पताल में फिलहाल भर्ती है युवक। पीड़ित आयुष पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने सरकार से गुहार लगाई है और परिवार को सुरक्षा और आर्थिक सहायता मुहैया कराए जाने की मांग की है। वहीं गंगोत्री धाम में जमकर इस समय बर्फबारी हो रही है। सेब कारोबारियों में खुशी की लहर है। मां गंगा के धाम ने भी सफेद बर्फ की चादर ओढ़ ली है, तो नजारा बहुत सुहाना हो गया है। उत्तराखंड का जमकर बर्फबारी हो रही है। व्यापारियों के चेहरे खिल गए हैं। पर्यटकों में भी खुशी का माहौल है। दूर दूर से पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं। ऐसे में सैलानियों को मौसम की ये बड़ी सौगात कह सकते हैं कि उत्तराखंड में बर्फबारी हुई है और जो पर्यटक वहां पर पहुंचे हैं उनके चेहरे खिल गए हैं, बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। सेब कारोबारियों में भी खुशी की लहर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मां गंगा के धाम ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। हर तरफ बर्फ से उत्तराखंड की वादियां ढकी नजर आ रही हैं। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।